कि यह जो है डबल दरवाजा वाला डी फ्रीजर है और इसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसको आज हम आपको। डी फ्रीजर जो है 500 लीटर का है। इधर आइए थोड़ा सा। डबल दरवाजे में 500 लीटर का डी फ्रीजर है, ठीक है। और यह जो है ब्लू स्टार का है, ठीक है। और इधर दिखाइए, यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर सेट करने वाला थर्मोस्टेट जो जिसको हम बोलते हैं, इसका काम ये होता है कि अगर आप कोई भी मतलब वेजिटेबल चीज रखते हैं तो आपको टेम्परेचर कम चाहिए तो आप 4 या 2 पे रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आप ऐसा चीज रखते हैं जिसको बर्फ में एकदम रहना है तो आपको एकदम इसको फुल कर देना है ताकि इस फ्रिज में बर्फ जमे, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है ये वाला बटन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसको अगर हम फुल पे कर देंगे तो ज्यादा गैस खत्म होगा, क्योंकि गैस तो उतना ही दिन चलेगा जितना उसका सीमित जितना उसका लीकेज जब तक नहीं होगा तब तक वो गैस खत्म नहीं होता है। अब इसमें ये जो इंडिकेटर है ये क्या काम करता है, रेड इंडिकेटर इसमें दर्शाता है कि इसमें पावर आ रहा है और ग्रीन इंडिकेटर दर्शाता है कि आपके डिफ्रीजर का जो है मेन इंजन चालू है और वो जब पूरा काम कर लेता है तो ऑटो कट होता है, तो उसी के साथ साथ ग्रीन लाइट ऑफ होती है और उससे पता चलता है कि आपका डिफ्रीजर ऑटो कट होता रहता है, ठीक है। तो अब आइए आपको हम इसका डेटा दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका जो बायोडाटा है यहाँ पे दे देता है। इस पे आपको देख के पता चल सकता है कि मॉडल नंबर कौन सा है और सीरियल नंबर क्या है, मतलब इसमें पता चल सकता है कि किस सन का है, कौन से मॉडल है। तो ये 500 लीटर का डिफ्रीजर है और यहाँ पे जो है लिखा गया है रेफ्रिजरेंट और 90 ग्राम। इसका जो नेट वेट है पूरे डिफ्रीज का वो 65 केजी है और ये जो जब चलेगा तो ये 1 एम्पियर देगा, ठीक है। और 220 वोल्टेज से ये चालू होगा और यहाँ पे इसका कनेक्शन है जो कि कंप्रेसर और फैन मोटर और थर्मोस्टेट और लैंप जो भी है वो कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं इसमें। तो सिंपली मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मेन लीड आता है वो सीधे जाता है आपका थर्मो इंडिकेटर में, वहां से थर्मोस्टेट से आउटपुट होके और इंडिकेटर से न्यूट्रल जो होके वो कंप्रेसर के लिए आ चुका है। और ये जो फैन का मोटर है, फैन मोटर का वायर है, ये डायरेक्ट आपका कहीं भी न्यूट्रल फेस में ज्वाइंट हो जाता है यहाँ बॉक्स में आके। और यहाँ बॉक्स इस तरह से लगा दिया गया है कि कभी भी चूहा इसको कटिंग ना करे और कई भी प्रकार का बॉडी अर्थ ना आए। इस फ्रिज का ये सबसे अच्छा काम हमको लगा देखने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक नॉर्मल रिले होता है उसमें ये रिले लगा है और यह ओएलपी लगा है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है रनिंग, तो वह कोने पे लगा हो पीछे कंप्रेसर के। और यह जो है 10 यूएफ का कैपेसिटर का वायर है और यह जो है न्यूट्रल और फेस का वायर है। तो इसको हम पहले आपको चला के दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर हम आपके सामने ही इसको गेस करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको पहले लगाते हैं। इसको लगाने के लिए जो या तो न्यूट्रल या तो एक फेस ले लेना है, वो भी जहां एम लिखा होगा उसी में हमको इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बाकी के बचे 2 पिन, एक रनिंग साइड में एक स्टार्टिंग साइड में। तो इसमें हम रनिंग कैपेसिटर का जो 2 वायर होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर जो हमारा 10 यूएफ का कैपेसिटर है उसको दोनों साइड कनेक्ट कर दिए। अब एक फेस बचा हमारा, उसको हम ओवरलोड में यानी ओएलपी में कनेक्ट कर देते हैं। और सबसे पहले हम कंप्रेसर में जो है ओएलपी को कनेक्ट करेंगे इधर कंप्रेसर में। हाँ, यहाँ पे टर्मिनल में कॉमन में सबसे पहले ओएलपी को लगा देंगे और इसको भी जो है यहाँ कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये रिले को लगा देना है, ठीक है। और ये रिले और ओएलपी उल्टा तरीके से कभी नहीं लगेगा। अब जब भी आप लगाएंगे तो सीधा ही लगा पाएंगे, इस तरह से ये बनाया गया है। और उल्टा कनेक्शन कर दे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस डिफ्रीजर का जो वायर है इस वायर को हम अपने एक बोर्ड में कनेक्ट करेंगे और एम्पियर भी नापेंगे, इसमें एम्पियर भी कितना लेता है। तो अब हम इसको जो है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और
इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे कुछ स्पार्क हुआ है और कंप्रेसर जो है 1 एम्पियर 1 पॉइंट लेके चल रहा है। देखते हैं कि ये ट्रिप करता है कि क्या करता है, ये कूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसको टेस्टर से चेक करेंगे कहीं ये बॉडी अर्थ तो नहीं उठाया है। ये सब करने से पहले, फ्रिज को टेस्ट करने से पहले आप जो है किसी भी मशीन का ग्राउंड जरूर से चेक कर लें बॉडी में टच करके कि कहीं कोई चीज शॉर्ट होने की वजह से तेज करंट तो नहीं आ रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको हम पहले टच करेंगे हल्का सा, उसके बाद डिस्चार्ज और सेक्शन को पहले हम चेक करेंगे। तो बिल्कुल भी कोई हीटिंग नहीं है और कस्टमर का कहना भी ये था कि शायद कोई वायर कट गया जिसकी वजह से हमारा फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, और वह जो है हमारे वर्कशॉप पे ला दिए हैं। और इसमें ये चीज हमको देखना है कि फ्रिज का जो भी कंडीशन है वो एकदम न्यू है। तो इसमें गैस गया कहाँ? फ्रिज को करते हैं बंद, क्योंकि इसका कोई भी पाइप जब ये कूल करने की पोजीशन पे होता है तो ये हीट होता है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे वाल लगा है, वाल को हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे भीगा हुआ है। थोड़ा सा और नजदीक कर लाइए, और नजदीक। कंप्रेसर का जो लेवल है वो तो मतलब मिटक गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे कुछ हमको ऑयल दिख रहे हैं ये सब, लेकिन बात यह है कि अगर इतने दूर ऑयल है तो ठीक है, इधर भी ऑयल है और यहाँ पे भी ऑयल है, तो हम गेस नहीं कर सकते हैं यहाँ लीकेज है कि यहाँ है कि यहाँ है कि वहाँ डिस्चार्ज पे है। अगर वो माइनर लीकेज होता है तो उधर ही केवल ऑयल होता है, ठीक है। और हम इस पोजीशन पे इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन चार्ज करेंगे, वो भी कंप्रेसर के मदद। फिर हम इसमें थोड़ा झाग के मदद से लीकेज को टेस्ट करेंगे। अगर आपका लीकेज इस डिफ्रीजर में किसी भी मशीन में लीकेज मिल जाता है तो आपका काम सक्सेस होता है। बगैर लीकेज खोजे अगर आप गैस डालते हैं तो आपका काम सक्सेस नहीं है, आप खाली काम चलाया है, आपने खाली काम चलाया, ये होता है। तो हम इसको पूरा फुल तरीके से बनाना चाहते हैं और वो भी आपको दिखा के। इसमें ऑक्सीजन चार्ज करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रेशर को होल्ड करना। तो उसके लिए हमारे पास गेज होते हैं। यह मैनिफोल्ड वाल्व दो तरह से काम करता है, हाई प्रेशर चार्ज, लो प्रेशर चार्ज। जब हम गैस को चार्ज करेंगे तो लो साइड से, और जब हम प्रेशर डालेंगे तो हाई साइड से। तो इसको हम जो है यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक कंप्रेसर है जिसके माउथ पे हम जो है जिसके माउथ पे एक वाल लगा के रखे हैं। और ये प्रेशर कैसे देता है, इधर से और इधर से ऑक्सीजन को खींच के पंप करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से प्रेशर से आएगा, इस पे हम ये पाइप को कस देंगे तो ये ऑक्सीजन पूरा अंदर जाएगा, ठीक है। हालांकि यह काम तो है नाइट्रोजन का, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है, तो ये छोटा यूनिट है, इसलिए हम इसमें कंप्रेसर से ही प्रेशर लगा दे रहे हैं। और इससे कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वैक्यूम पंप भी है और हम अच्छे से ऑक्सीजन को बाहर निकाल भी सकते हैं। तो हम इसको लीकेज को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ ऑक्सीजन चार्ज करेंगे। अब ये चालू हो चुका है, हाई प्रेशर गेज को खोलेंगे। अब यह जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यहाँ 300 250 पे जो भी आएगा तो हम इसको रोक देंगे, कंप्रेसर को बंद कर देंगे। और लीकेज कैसे टेस्ट किया जाता है वो हम दिखाएंगे। अगर हमको यहाँ कहीं नीचे जहां भी हमको ऑयल दिखा है तो ये कंफर्म है हम कि यह लीकेज जो है बॉडी के अंदर नहीं है, जहां सेक्शन गया है, जो कॉयल बिछा है अंदर, यह तो कंफर्म है कि वहां लीकेज नहीं है, क्योंकि ऑयल हमको बाहर ही मिल गया है। तो हमको अंदर का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमको ये ही इतने एरिया में लीकेज खोजना है। अगर वो मिल जाता है तो हमारा काम 100% सक्सेस हो जाएगा। जो कि हमको कंप्रेसर के पूरे भाग पे हमको ऑयल दिखा, हमने आपको दिखाया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसका सेक्शन डिस्चार्ज और चार्जिंग वाल कौन सा चीज लीक है,
या ये पाइप लीक है, ये चीज डिस्कस नहीं कर पाए हैं हम लोग। अभी हम आपको लीक को टेस्ट करके दिखाएंगे। कोई भी पाइप भी नहीं ऑयल से भीगा है कि जैसे सेक्शन भीग जाए, ये डिस्चार्ज भीग जाए, या फिल्टर भीग जाए, या वाल भीग जाए, ऐसा कुछ नहीं, खाली कंप्रेसर ही भीगा है और थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल था। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा पोंछ दिया है, इसलिए खत्म हो गया। तो यह जो चीज है, पहले इसमें कुछ कचरा था, इसको हमने साफ सफाई भी किया है। तो अब हम इसमें प्रेशर लगभग लगभग पूरा करके तब टेस्ट करेंगे। तो अभी हमने इसको 2 घंटा लगभग लगभग हो गया। हमने यहाँ पे 250 पे प्रेशर दिया था और वो धीरे धीरे 200 के से नीचे आ चुका है। तो अब हम जो है इसमें क्लियर हो गया है कि कहीं भी लीकेज है, और अगर हम गैस को चार्ज करेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास रिटर्न कॉल आएगा। ठीक है, तो एक तो ये कंफर्मेशन हो गया कि हमारा प्रेशर लीकेज हो रहा है, तो हमको बिना लीक को खत्म किए हमको गैस चार्ज नहीं करना है। इसके बाद अब हम इसमें ये थोड़ा शैम्पू का कुछ झाग लिए हैं, और प्रेशर की वजह से जहां भी लीक होगा वो थोड़ा सा प्रेशर की वजह से तेजी से बुल्ला इसमें निकलेगा, तो हमको वहाँ पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ लीकेज है। और जहाँ जहाँ ऑयल वाला मेन मेन जगह है वो अंदर है, तो पहले हम बाहर से ही चेक करते हुए अंदर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है कई बार कि लीकेज होता है बहुत दूर, वहां होता है और वहां जरा सा भी ऑयल नहीं आएगा, ऑयल आएगा कंप्रेसर पे। तो इसलिए अगर वो डिस्चार्ज पे होता तो कहीं दूर होता और थोड़ा सा डिस्चार्ज गीला रहता, लेकिन ये कंप्रेसर गीला है तो इसका मतलब यहाँ कहीं हो सकता है। तो इसलिए हम जो है थोड़ा हर जगह चेक करेंगे, जहाँ ऑयल है वहीं नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम जो है सब जगह चेक करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा पानी गिराएंगे, झाग गिराएंगे, तो लीक पता नहीं चलेगा, पानी गिराएंगे तो वहां लीक पता चलेगा। स्टॉप करो, आज सारा लीका ना पता चलता हो। तो यहाँ पे हम काफी गेस किए हैं, तो हमको यहाँ पे शक भी था। और यहाँ पे देख सकते बहुत मामूली सा यहाँ पे लीक है, जो कि यह तेल से नहीं भीगा हुआ था। और जब ये चलता है डिफ्रीज तो यहाँ काफी सारे प्रेशर बनते हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से फेंका होगा कंप्रेसर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो व्हाइट हो रहा है, फिर हम इस पे डालेंगे, हल्का हल्का बुज्जा यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, ये यहाँ देखिए व्हाइट हो जा रहा है, ये देखिए, ये बहुत बारीक, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है और ये बहुत बारीक हो रहा है। स्टॉप करवाओ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब थोड़ा सा हमने वहाँ कुछ स्क्रैच कर दिया, तो यहाँ पे अब ये निकल रहा है। तो इस तरह से आप जो है लीक को पहले टेस्ट कर लें। अब हमको पूरा यकीन हो गया कि यहीं से जो है प्रेशर यहाँ पे लग रहा था और पूरा कंप्रेसर ऑयल से गीला हो गया। देख सकते हैं कि सब झाग जो है बबल्स बन रहा है। इसी को टेस्ट कर लिए। अब हम इसमें अगर गैस चार्ज करेंगे तो हमारा जो है पूरा काम एकदम अच्छा हो जाएगा और कोई भी परेशानी बाद में नहीं आएगी। रखते हैं साइड में, और जो है यहाँ से पाइप को खोल लेंगे। यहाँ से पाइप को खोलने के बाद और अब यहाँ से हम धीरे से रेड गेज को खोलेंगे, इसका प्रेशर रिलीज करेंगे। इसके अंदर जो भी प्रेशर है, हमको लीक यहाँ पे मिल गया है। हमको करना क्या है, यहाँ पे जो है यह फिल्टर को पूरा चेंज करना है। वैसे भी गैस डालते टाइम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे चेंज कर देना है। और चेंज करने के बाद और इसमें वैक्यूम कर देना है। वैक्यूम करने के बाद वो जो स्पार्क हो रहा था उसकी वजह से हम यह रिले को चेंज कर देंगे। और इसमें 190 नंबर रेफ्रिजरेंट इसमें पड़ेगा और यह 90 ग्राम पड़ेगा। तो 90 ग्राम का जो अनुमान है वो कैसे आप पूरा कर सकते हैं बिना डिजिटल तराजू के। तो अब हम जो है इस फिल्टर को निकालेंगे और इसको भी खोल देते हैं।
प्रेशर थोड़ा बहुत रह गया है वो पिघल जाएगा, उसके बाद ये निकल जाएगा और यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ से कम, यह कैपिलरी है, यहाँ से कटिंग करना ही पड़ता है। को आप टेस्ट करें तो जरूर से पहले कुछ उसका एक्स्ट्रा, जैसे इसमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा हमको। अगर मान लीजिए यहाँ पे यह ज्वलनशील गैस चोक हो जाए और आप जो है इस तरह से आग इसमें दिखाएं और जब वो फटेगा तो प्रेशर रहेगा तो इतना जोर से ब्लास्ट होगा कि आपकी जान भी जा सकती है। तो इसको पहले डैमेज कहीं से कर दिया जाता है ताकि आप से बच सके। तो हम जानते थे इसमें प्रेशर नहीं है, लेकिन हम अपने बचाव के लिए इस तरह का काम करते हैं कि चाहे उसमें भले ही ना प्रेशर हो, उसको एक जगह से कहीं से, चाहे यहाँ का आप कैपिलरी काट दीजिए, चाहे कोई एक्स्ट्रा पाइप काट दीजिए, ताकि जो भी प्रेशर रहे निकल जाए। बहुत से हादसे मेरे सामने हो चुके हैं, इसलिए मैं अपनी जो भी जानकारी होती है लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हाथ सामने ऐसा ऐसा ये जो फिल्टर फटा लगभग 4 से 5 बार फट चुका है, और जो भी किया है मैं थोड़ा दूर था इसलिए मैं बच गया हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी इसका शिकार बनूं। अब यह जो हमने हीट जो करके इसको निकाला, तो यहाँ जो पिंच टूल से यह जो सॉकेट लगाया गया है, यह कोई ब्रीजिंग अगर रहा होता तो काफी अच्छा होता। अब हमको शक है कि अगर हम यहाँ बनाए तो यहाँ से ना हो जाए। इसको हम अच्छे से टेस्ट करेंगे गैस चार्ज करने के बाद। थोड़ा सा गैस अगर नुकसान हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको टेस्ट जरूर से कर लें। जहां तक हो पाए उम्मीद रहे तो आप इसको हटा ही दें, वो और बेहतर हो जाता है। लेकिन चलिए, हम आपको बता दे रहे हैं, हमको जो अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। यह फिल्टर हमारा निकल चुका है और यह जो है इसी साइज का हम एक न्यू फिल्टर लगाएंगे, जो कि हमारे पास ओरिजिनल फिल्टर है, और ये 290 नंबर और 600 नंबर पे बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो इसको लगाने के लिए इसको निकालते हैं और इस पे कुछ लिखा रहता है बायोडाटा, जो कि इस पे थोड़ा मिट गया है क्योंकि बैग में रखे रखे घिस गया है। ठीक है, यह जो है 15 ग्राम का फिल्टर कहा जाता है इसको, और ये काफी महंगा भी आता है। और इसके अंदर कुछ होते हैं मटेरियल जो कि गैस की जो फिल्टरिंग होती है वह बहुत अच्छा कर लेता है, और इसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है सोख लेता है। तो इसको थोड़ा सा एक बार झाड़ लें, क्योंकि जो भी अंदर कुछ बुरादा टाइप का होता है वो निकल जाए। उसके बाद इसको वहीं पे कनेक्ट करें जहां पे पहले वाला फिल्टर लगा था। तो हम जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट करके और ब्रीजिंग करके दिखाते हैं आपको। ब्रीजिंग कर दे रहे हैं, और यह टेम्परेचर इसका देख ले पहले। जब ब्रीजिंग करते समय टेम्परेचर पे ध्यान दिया जाता है कि ज़्यादा लाल ना हो और ज़्यादा मतलब ठंड ना हो। तो इसको आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि कॉपर टू कॉपर ज्वाइंट बहुत आसानी से हो जाता है। और यहाँ पे अगर लोहा होता तो ब्रीजिंग करने में बड़ी समस्या आती, अगर लोहा होता तो। समस्या क्या, जिसको आता है वो फट चंद सेकंड में कर देता है, और जिसको नहीं आता है वो लीकेज कर देता है। तो अब जो है ये ब्रीजिंग तो हमारा हो चुका है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे डबल माउथ क्यों दिया गया है। अब डबल माउथ जिसको यूज करना आता हो वो बहुत अच्छे से इसका यूज भी कर लेते हैं। जैसे कि कभी चोक हो गया तो फिल्टर आपका खराब नहीं होगा, यहाँ तोड़ देंगे चोक निकल जाएगा, फिर से आप वैक्यूम करके गैस डाल सकते हैं। दूसरी बात, इसमें से सेल्फ वैक्यूम भी बहुत अच्छा हो जाता है। जिसके पास वैक्यूम पंप ना हो वो सेल्फ वैक्यूम करके कुछ तो ऑक्सीजन बाहर निकाल सकता है, और बाकी यही सब वगैरह वगैरह है। तो अब हम जो है ये है जो है कैपिलरी को इसके माउथ में कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के लिए कैपिलरी के मुंह को बहुत अच्छे से पहले आप कैपिलरी को साफ कर लें। साफ करने के बाद कैपिलरी का माउथ जो है उसको अच्छे से एकदम काट दें, ताकि वो दबा ना रहे, नहीं तो आपका फ्रिज चोक करेगा, कूलिंग सही नहीं आएगा। और इस कैपिलरी को काटने के लिए एक पर्सनल कटर भी आता है, जो कि हमारे पास है नहीं।
वो आपको हार्डवेयर के दुकान पे जो आप टूल्स खरीदते हैं उस दुकान पे मिल सकता है, या तो फिर जहाँ एयर कंडीशनर का जो भी स्पेयर पार्ट बिकता है वहाँ पे भी मिल सकता है। तो हम इसको इस तरह से काट देते हैं और कुछ इस तरह से इसको दोनों तरफ से हिलाएंगे तो एकदम बराबर इसका माउथ देख सकते हैं, एकदम किसी तरह कहीं कोई भी दबा हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करना चाहते हैं, और ज्वाइंट करने के लिए इतना ध्यान दें कि आप जब कैपिलरी को ज्वाइंट करें तो उसका माउथ ब्लॉक ना हो। फिल्टर ज़्यादा हीट होगा तो उसका माउथ ब्लॉक होगा, कैपिलरी ज़्यादा हीट होगा तो कैपिलरी ब्लॉक होगा। तो इतना ध्यान दे के ही जोड़े, वरना आपका काम बेकार हो जाएगा। इसको ब्रीजिंग करते हैं तो हम मेंटेन टेम्परेचर करके इसको यह ब्रीजिंग हो चुका है और हम इस वाल को अब बाहर निकाल लें। इस वाल को हमने बाहर निकाल लिया। यह वाल जो है खराब हो चुका है। इसके जगह पे हम दूसरा वाल एक लगाएंगे जो कि हमने आपको दिखाया। वो इस तरह से वाल को लगाने के लिए, जैसे हम इसमें डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हम उससे थोड़ा सा पतला एक पाइप लेके उसके अंदर कनेक्ट करेंगे। तो हमको भी इसका टेम्परेचर सीमित करके इसको जॉइंट मार देना है। यह बहुत नाजुक होता है, अगर आप इस पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इसका जो पाइप होता है वो फट जाएगा। हो चुका है और अभी ये काफ़ी हीट होगा। इसके अंदर अभी हम यह पिन को नहीं लगा देंगे। जब यह ठंडा हो जाएगा अच्छे तरीके से तब इसके अंदर हम पिन लगाएंगे। और फिलहाल इस माउथ को हम अभी इसको पिंच कर देंगे, पिंच करके ब्रीजिंग कर देंगे, क्योंकि इसका काम हमको नहीं है तो इसको ब्रीजिंग कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद तब तक ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा माउथ, और तब हम वैक्यूम लगाएंगे और इसमें गैस चार्ज करेंगे। हमने उसको भी ब्रीजिंग कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, हमको थोड़ा देर वेट करना है इसको ठंड होने का। जो है इसके माउथ में हम इस पिन को लगाएंगे और अब ये पिन अच्छे से पकड़ लेगा और गैस को लीक नहीं होने देगा। तब जाके हमारा गैस ज़्यादा दिन तक भी जा सकता है, ठीक है। और कहीं से भी अगर लीक होगा तो आपका गैस ज़्यादा दिन नहीं जाएगा। इसलिए हमने वाल को भी बदल दिया, फिल्टर को भी बदल दिया। यहाँ पे लीक था, अगर उसी तरह से चला जाता हमारा रेफ्रिजरेटर तो हमको बाद में कॉल मिलता रिटर्न। तो ये सब देखते हुए अब हम इसको, ये जो ब्लू लाइन है इसको हम जो हमारे लो प्रेशर साइड का पाइप था इसको हम इस पे लगा देते हैं। यह जो ब्लैक पाइप है हमारा ब्लू में लगा हुआ है, देख सकते हैं। और येलो वाला पाइप हम अपने वैक्यूम पंप के माउथ पे लगा देते हैं और इसको आधा घंटा छोड़ देंगे। और फ्रिज में जो भी ऑक्सीजन गया है, नमी होगा, मॉइस्चर होगा, जितना भी ऑक्सीजन होगा निकालेगा। और नमी सूख सकता है, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नमी भी सूख जाएगा। तो यह जो है वैक्यूम पंप बहुत काम का चीज़ है, और बिना वैक्यूम किए आप गैस चार्ज ना करें। ठीक है, चालू करिए। तो अब यह देख सकते हैं, अभी यह वैक्यूम पीला पाइप से यहाँ तक वैक्यूम कर रहा है। अभी जब हम इसको खोलेंगे हैंडल को तो ये पूरा फ्रिज को वैक्यूम करेगा और यहाँ कंप्रेसर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा वह निकाल के वैक्यूम के रास्ते यहाँ से फेंकेगा। अभी देखिए, देखिए हमने खोला और सुई माइनस गई और यहाँ पे हम हाथ रखते हैं और देख सकते हैं यह
ऑक्सीजन अंदर का खींच रहा है। ठीक है, तो अब यह जो है -30 पे एकदम अच्छे से आ जाएगा, फिर हम वैक्यूम को बंद करेंगे। वैक्यूम हो चुका है, करीब हमने इसको 30 मिनट तक हमने इसको वैक्यूम पे रखा। अब यहाँ से जरा सा भी एयर नहीं आ रहा है, तो इस हैंडल को हम करेंगे बंद। अब इसको हम यहाँ से करेंगे बंद। ठीक है, इसका वायर निकाल के इसको साइड में कर देंगे, इसका काम खत्म। अब हमको यहाँ पे 90 ग्राम बिना तौले ही गैस को चार्ज करना है, लेकिन उससे पहले कुछ स्पार्क हो रहा था। इस रिले को भी हम चेंज कर देते हैं, इस रिले को हम चेंज कर देते हैं, जो कि इसमें देख सकते हैं कुछ बज रहा है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ओके, तो यह जो चीज है इसको लगा देंगे, एक नंबर काम करेगा। तो इसका जो न्यूट्रल वायर है उसको हम बता ही दिया कौन वायर कहाँ जाएगा, हम केवल इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि उसमें कुछ स्पार्क हो रहा था अंदर से। अब इसको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं दोबारा, और दोबारा कनेक्ट करने के बाद यह जो है, यह एक वायर हम उल्टा लगा दिए थे, तो इसको सीधा कर देते हैं। उल्टा लगाने से क्या होता है, या तो फ्रिज स्टार्ट नहीं होगा, या तो कंप्रेसर जल जाएगा, या तो एम्पियर ज़्यादा लेगा। हमने इसको अच्छे से लगा दिया। अब हमारी बात यह है कि हमें यह माइनस में है, इसको हमको गैस चार्ज करना है, तो कितना डालेंगे, कैसे डालेंगे हम 90 ग्राम, इस पे हमारी बात थी। तो अब हम जो है गैस को भी डाल के दिखाते हैं। बस सॉल्व का जो 290 नंबर रेफ्रिजरेंट है, इसको हम चार्ज करेंगे इसके अंदर, और आर रेफ्रिजरेंट 290 नंबर इस पे भी लोगो लगा हुआ है। तो ये जो हमारी बड़ी वाली पाइप है, ये जो हमारी बड़ी वाली पाइप है, इसको हम लेंथ में तो ले लिए हैं, लेकिन जो हमारी छोटी वाली पाइप है, ये जो छोटी वाली पाइप है, इसके अंदर अगर हम इसको सिलेंडर में लगा के अगर हम रेफ्रिजरेंट को खोल दे, तो इसके अंदर जितना भी आएगा टोटल रेफ्रिजरेंट 15 ग्राम आता है। ठीक है, तो हमारे बीच में यही है छोटा वाला पाइप। तो हम इस छोटे वाले पाइप को इस सिलेंडर के माउथ में कस देंगे और सिलेंडर को ओपन करेंगे। तो यह सिलेंडर हमारा ओपन हो चुका है, और थोड़ा सा हम एयर निकालेंगे, साइड से एयर निकल गया है। अब हम इसको एकदम सिलेंडर को लेटा देंगे, और एक बार गेज को थोड़ा सा और खोलेंगे ताकि यहाँ तक लिक्विड आ जाए। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक पाइप, मतलब गैस जो है यहाँ से जो भी इसके अंदर आया होगा वो 15 ग्राम टोटल होगा। तो एक बार फिर हम सिलेंडर को बंद करेंगे, इसको खोलेंगे, तो इस तरह से हम इसको टोटल 6 पाइप डालेंगे, हमारा गैस डिफ्रीजर में पूरा हो जाएगा। अब यह जो है सिलेंडर को एक बार हम बंद करते हैं। यहाँ टोटल हमको लिक्विड के फॉर्म में हमको जो गैस है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भरा पड़ा होगा। अभी यहाँ गेज में देखिएगा, हम इसको खोलते हैं, देख सकते हैं गया, एक पाइप गैस गया, और फिर और डालेंगे इसके अंदर, फिर इसको टाइट करेंगे, अब फिर इसके अंदर आएगा। तो जिस तरह से हमने बताया उस तरह से आप इसमें गैस जितना मर्जी उतना डाल सकते हैं, वो एकदम एक्यूरेट गैस इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने तरीके से इसमें गैस चार्ज करते हैं और आपको दिखाते हैं। को चालू कर देते हैं और गैस को चालू करेंगे, तो ये चालू हो चुका है। एम्पियर हमारा 1 एम्पियर 9 पॉइंट ले रहा है, और हम इसमें गैस को अपने तरीके से इसमें डाल दिए हैं।
आपको हम बता दिए, अगर आपको तौल के डालना है तो किस तरीके से आप डाल सकते हैं। हम इसको गैस को मतलब धीरे धीरे इसमें चार्ज करेंगे और इसका कूलिंग चेक करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। होता है ना, इसका बैक प्रेशर नहीं देखा जाता, अभी ये 20 इसका बैक प्रेशर है और एम्पियर जो इसका है वो 2 एम्पियर तक चला गया है। वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा जब कूलिंग आएगा। और बात मैं बता दूं कि इसमें जितना गैस डालना था उससे थोड़ा सा बेसी भी पड़ गया, मैं बाद में एडजस्ट भी कर लूंगा। और इसमें क्या करूं, तो अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कूलिंग फर्स्ट क्लास, ये आइस का चिप्पी देख सकते हैं, पूरा आइस इधर आ गया है चारों तरफ। ठीक है, और इसमें हम कुछ पानी रखे हैं, पानी भी देख सकते हैं कितना ठंडा हो गया है। और इसको केवल 1 घंटा चलाए हैं और पूरा साइड साइड में आइस आ गया है। और इधर भी देख सकते हैं पूरा पूरा आइस आ गया है। तो इस तरह से आप डबल डोर डीप फ्रीज जो होते हैं बड़े साइज का, उसका डेटा पहले पढ़ लें, उसमें जो भी फॉल्ट हो उसको पहले इत्मीनान से चेक कर लें, उसके बाद उसका काम करना शुरू करें। और एकदम ध्यान साथ ना लीकेज छोड़ें ना कोई फॉल्ट छोड़ें, फॉल्ट को अच्छे से ट्रेस करें। तो जैसे कि ये हमारे पास आया था तो हमने इसका जो भी फॉल्ट था अच्छे से चेक किया, आप लोगों को दिखाया और किस तरह से सॉल्व किया वो सब आप लोगों को दिखाया। तो इस तरह से हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।